तो दोस्तों आज हम लोग जो है पॉलिटी इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है और उसके सामने आर्टिकल्स दिया गया है। तो जो है इसमें ऑप्शन ए है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो यह आर्टिकल 37 में नहीं है। आर्टिकल 38 में बताया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे उसके लोक कल्याण जैसे जनता का कल्याण हो सके। तथा इसका ऑप्शन बी है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। तो यह आर्टिकल 39 में बोला गया है, तो यह सही है। फिर सहकारी समितियों का संवर्धन आर्टिकल 43 बी में, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए आर्टिकल 51 में बताया गया, तो इसका डी सही है। सिर्फ एक ही सुमेलित नहीं है, वो ऑप्शन ए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसको आर्टिकल 38 में बोला गया है। तो ये है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, आर्टिकल 38 में बोला गया। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व आर्टिकल 39 में है। सहकारी समितियों का संवर्धन आर्टिकल 43 बी में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें। तो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो यह बताता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करे। तो यह आर्टिकल 43A में बताता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 43A। तो जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 43A में राज्य को निर्देशित करता है कि वह उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को सुनिश्चित करे। इस अनुच्छेद को संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया। तो दोस्तों जो आर्टिकल 43A है उसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो भारत के संविधान के भाग जो है 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जबकि भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में। तो यह दोनों में होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य दोनों में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए एवं बी दोनों। तो भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्यों में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। जबकि अनुच्छेद 51AG के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य निर्धारित है। तो भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। तो जो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है, तो यह जो है प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो इसका जो है इसका ऑप्शन ए एवं डी दोनों होगा, तो ये क्वेश्चन गलत है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, इसे आयरिश संविधान से लिया गया। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था तथा इसके विचार संविधान की
प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में समाहित है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो भारत के जो कल्याणकारी राज्य होने का विचार जो है संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए एवं सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो जो है समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपयुक्त सभी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व केंद्र अथवा राज्यों की सरकारों को संदर्भित ऐसे निर्देश हैं जो देश को शासन व्यवस्था में मूलभूत तत्व हैं। ये तत्व उन उद्देश्यों को प्रतिपादित करते हैं जो भारत के शासन पर आधार है। भारत का संविधान भारत में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने का उद्देश्य रखता है। ये निर्देशक तत्व वस्तुतः उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व समाजवाद, गांधीवाद और उदार व्यक्तिवाद का सृजन करते हैं। निर्देशक तत्व कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, अतः किसी न्यायालय द्वारा इन्हें कार्यान्वित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो जो फंडामेंटल राइट होता है वह संवैधानिक अधिकार है, अगर इसमें उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व ऐसा नहीं होता है, इसके विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है, अतः यह किसी न्यायालय द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो पूछ रहा है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, इसका ऑप्शन बी सही है। तो जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नवंबर 1942 में वेवरिज रिपोर्ट द्वारा ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को स्पष्ट किया गया था। इसमें गरीबी, बीमारी, निरक्षरता, नशाखोरी और अभाव जैसी कुरीतियों से निपटने के लिए राज्य की सक्रियता को आवश्यक माना गया। इसी रिपोर्ट में कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना राज्य का उद्देश्य माना गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो जो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना यह है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना ये भी है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना जो कि नहीं है, इसमें धर्मनिरपेक्ष की बात कही गई है, सेकुलर की बात कही है, तो इसका ऑप्शन सी गलत है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना ये सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि उद्देश्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी यही इसका उद्देश्य नहीं है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है, इसका उद्देश्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय व्यवस्था की स्थापना करना है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में समाविष्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान को अनोखी विलक्षणता प्रदान करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। पूछ रहा है कि समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह एक मौलिक अधिकार नहीं, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 39 में इसे बताया गया, समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए। तो समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लिखित है। अनुच्छेद 39 घ में उपबंधित है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। समान कार्य के लिए समान वेतन है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन मूलतः आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है। लिंग के आधार पर वेतन की विसंगतियों को दूर करने के लिए भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 39 घ में राज्य के ऊपर यह विधिक दायित्व तो डाला गया है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 लागू किया गया है। निम्नांकित में कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? तो पुरुष और स्त्रियों
दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन एक नीति निर्देशक तत्व है, तो समान कानूनी संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है, तो जो समान कानूनी संहिता मतलब आर्टिकल 44 में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यह नीति निर्देशक तत्व है। जबकि प्रेस की स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट है, धर्म की स्वतंत्रता ये भी फंडामेंटल राइट है, विधि की स्वतंत्रता ये भी फंडामेंटल राइट है। तो समान कानूनी संहिता यह नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान कानूनी संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। प्रेस की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 में, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता मूल अधिकार है। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, तो इसका ऑप्शन ए है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। तो हाँ, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, जो कि 48 में बोला गया है। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता मना नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को सम्मिलित है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, यही सम्मिलित है। जबकि बी बोलता है राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता मना नहीं करेगा, तो ये गलत है। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, ये सब फंडामेंटल राइट है, सी भी फंडामेंटल राइट है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 48 ए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसके अनुसार यह निर्धारित किया गया कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की संरक्षण राज्य का कर्तव्य होगा। निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। तो इसमें मद्य निषेध, फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध, अस्पृश्यता निषेध। तो जो अस्पृश्यता निषेध है, यह जो है आर्टिकल 17 में, जो कि फंडामेंटल राइट है। बेगार एवं बलात् श्रम, यह जो है राज्य के निर्देशक तत्व में है, बेगार एवं बलात् श्रम, जो कि आर्टिकल। तो जो मद्य निषेध है, मद्य निषेध राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। जबकि फैक्ट्रियों एवं कारखानों में बाल श्रम निषेध यह फंडामेंटल राइट है, तो यह नीति निर्देशक तत्व नहीं। बेगार एवं बलात् श्रम निषेध ये भी मूल अधिकार में आता है। अस्पृश्यता निषेध जो कि आर्टिकल 17 में आता है, ये भी मूल अधिकार में आता है। तो केवल एक मद्य निषेध यही राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा, जबकि अन्य विकल्प मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सम्मिलित नहीं है, तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो जो मद्य निषेध है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। काम का अधिकार, यह भी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। समान कार्य हेतु समान, ये भी है। जबकि सूचना का अधिकार जो है, यह जो है कानूनी अधिकार है, ये नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी यही सही है, सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। तो सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। जबकि मद्य निषेध आर्टिकल 47, काम का अधिकार अनुच्छेद 41, समान कार्य हेतु समान वेतन आर्टिकल 39 का नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो जो मद्य निषेध है उसको, उसके बारे में आर्टिकल 47 में बताया गया है। काम का अधिकार आर्टिकल 41 में बताया गया, जबकि समान कार्य हेतु समान वेतन आर्टिकल 39 घ में बताया गया, जो कि एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जा सकता है, तो संविधान के अनुसार जो आर्टिकल 41 है, उसमें जो है काम के अधिकार में बताया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में काम पाने का अधिकार निहित है। इसके तहत राज्य को अपनी क्षमता और विकास की सीमाओं के अंदर प्रत्येक आदमी के लिए काम पाने के अधिकार को प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो पूछ रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो जिसमें संविधान में बात नहीं कही गई है उसका मतलब कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में यही बोल रहा है। तो जो प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं बोला गया, जबकि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी यह नीति निर्देशक तत्व में है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता ये भी नीति निर्देशक सिद्धांत में है। बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु तक प्राप्त न कर लें, ये भी नीति के निर्देशक सिद्धांतों में है। तो इसका ABC दोनों से होगा। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं बोला गया। तो जो प्रौढ़ शिक्षा का उल्लेख नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है। कामगारों के निर्वाह मजदूरी आर्टिकल 43 में है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 का में है। जबकि आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए शिक्षा हेतु उपबंध आर्टिकल 45 में है। निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? तो राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो पुरुष एवं महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन ये आर्टिकल 39 में है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। तो ये है जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ये भी नीति निर्देशक सिद्धांतों में। जबकि अस्पृश्यता का उन्मूलन जो कि फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17 में बताया गया, तो यही नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन मौलिक अधिकार का विषय है, जिसका विवरण अनुच्छेद 17 में आता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है। निम्न में कौन राज्य की नीति निर्देशक में सम्मिलित नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा राज्य के नीति निर्देशकों में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि समान कार्य है तो पुरुषों एवं महिलाओं को समान वेतन मिले। तो ये आर्टिकल 39 में नीति निर्देशक तत्वों में है। जीवन यापन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ये भी नीति निर्देशक में है। कार्य की परिस्थितियां न्यायोचित एवं मानवीय हो, ये भी है। जबकि अस्पृश्यता का उन्मूलन या जो अनटचेबिलिटी राइट टू अनटचेबिलिटी के बारे में जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में फंडामेंटल राइट में बोला गया, जो कि आर्टिकल 17 में है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो जो मद्य निषेध है ये है। गौ संरक्षण इसके बारे में भी है। पर्यावरण संरक्षण ये भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्टिकल 48 में है। जबकि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आर्टिकल 21 में है। यही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, यह फंडामेंटल राइट में। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत मूल अधिकारों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इसके तहत राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्ध तत्व से संबंधित नहीं है? तो समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता यह संबंधित है। नागरिकों के लिए समान कानूनी संहिता ये भी सम्मिलित है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये भी सम्मिलित है। राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव तो यह नहीं है, क्योंकि यह समानता का अधिकार है, यह फंडामेंटल राइट है। तो इसका ऑप्शन डी यही सही नहीं है। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 क में बोला गया। तो जो आर्टिकल 39 का है इसमें बोला गया कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता किसी व्यक्ति को दिया जाएगा। नागरिकों के लिए समान कानूनी संहिता अनुच्छेद 44 में बोला गया तथा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में बोला गया है। जबकि राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव के निषेध का वर्णन मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 16 में बोला गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो वह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बोला गया है, जिसका ऑप्शन सी सही होगा।
भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं विधि संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का तथा राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गई, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा तथा इनको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान करेगा। ग्राम पंचायतों के गठन और उनको मजबूत करने पर गांधी दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है, तो यह जो है ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, यह गांधी के दर्शन से मिलता है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। कथन ए एवं कारण आ रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत धर्मोपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो ये गलत है। वे राज्य को कोई भी विधायनी शक्ति प्रदान नहीं करते हैं, तो ए एवं आर दोनों गलत है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, परंतु इसे लागू करने के लिए न्यायालयों द्वारा राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है। अतः एक प्रकार से यह धर्मोपदेश के समान है। फिर भी नीति निर्देशक तत्व राज्य को विधायनी शक्ति प्रदान करते हैं, यद्यपि राज्य को इस विधायनी शक्ति का प्रयोग लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो देश के शासन में मूलभूत तत्व है, तो ये सही है। न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। हाँ, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, यह न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। अगर राज्य चाहे तो उसको लागू कर सकता है, तो इसका 1, 2 एवं 3 तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त तीनों। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय सरकार को बाध्य नहीं कर सकती है, परंतु यह देश के शासन में मूलभूत तत्व के हैं तथा राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। तो वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है, तो समस्त नीति निर्देशक सिद्धांतों को, जो कि है किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांत को, केवल अनुच्छेद 39B ब तथा स में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को, पर्यावरण से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांतों को, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। केवल अनुच्छेद 39B एवं स में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 39B एवं 39 समाजवादी समाज की स्थापना के भारतीय संविधान के उद्देश्य पर आधारित इस कारणवश मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है, तो वह जो है आर्टिकल 38 है। तो अनुच्छेद 38 में राज्य के द्वारा ऐसी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का उल्लेख है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसरों व आर्थिक समानता को स्थापित करने का उल्लेख है। यह अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व के संबंध में सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कथन को पुष्ट करता है। निम्नांकित में कौन सा एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है? जी नहीं, यह नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। हाँ, ये सही है।
मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, जो कि गलत है। भारतीय संविधान के भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51 ए में प्रत्येक भारतीय नागरिक को 10 मौलिक कर्तव्य की व्याख्या की गई। ये 10 मौलिक कर्तव्य नहीं है, जो कि 11 मौलिक कर्तव्य है। तो कह रहा है कौन सा गलत है, तो ए एवं डी गलत है। ए एवं डी दो ऑप्शन है। तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 का में उल्लेखित है। मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 का जोड़कर किया गया, जबकि मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल किए गए हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु 86वां संविधान संशोधन 2002 के पश्चात मूल कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई। तो पहले मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जो कि 36 से 51 तक की 36 से 51 तक की थी। फिर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के पश्चात मूल कर्तव्यों की संख्या 11 कर दिया गया। तो निम्नलिखित में किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो यह जो है के.टी. शाह ने बताया था, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो के.टी. शाह ने नीति निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन कौन कहा था? तो यह जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला था कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है यह संविधान की आत्मा है, जो कि संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो यह जो है अनुच्छेद 43 में जो है मनरेगा के बारे में बताया गया, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन आदि या विधि बनाकर कर्मचारी या कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 43 के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को लागू किया गया, जो मनरेगा या 2005 में आया, जिसके अंतर्गत रोजगार एवं न्यूनतम मजदूरी की वैधानिक गारंटी दी गई। लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण सम्मिलित है। तो जो न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का जो पृथककरण है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता के लिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण सुनिश्चित करेगा। तो कौन सा नीति निर्देशक तत्व अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया? तो जो है शांति में विश्वास यह कार्यान्वित किया गया, बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा यह भी कार्यान्वित किया गया, अल्पसंख्यकों का संरक्षण ये भी कार्यान्वित किया गया, तथा मद्य निषेध का कार्यान्वयन यही नहीं कार्यान्वित किया गया, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा तथा मादक पेय के उपभोग का प्रतिषेध करेगा। इस दिशा में भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया है। हालांकि गुजरात और बिहार राज्य ने मादक पेय पदार्थ पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर इस दिशा में प्रयास की ओर कदम बढ़ाया है। तो भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में पर्यावरण विकास एवं वन संरक्षण को सम्मिलित किया गया? तो आर्टिकल 48 का में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारतीय संविधान के में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण विकास एवं वन संरक्षण को सम्मिलित किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 48 का में जोड़ा गया। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में कुछ नहीं कहा गया? तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी कहा गया। वयस्क शिक्षा, तो वयस्क शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो जो है संविधान कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करता है। यह राज्य कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, कार्य की मानवीय स्थितियों, जीवन
का शालीन स्तर और उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की पूर्ण सहभागिता प्राप्त करने के प्रयास करेगा। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए उपयुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन करना, मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में वयस्क शिक्षा के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो जो है मुफ्त कानूनी सहायता, यह बाद में जोड़ा गया, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान एवं मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से प्रदान किया गया। अनुच्छेद 39 के तहत समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता, विधिक सहायता का प्रावधान किया गया, जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में कौन जोड़े गए? तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया। पर्यावरण की रक्षा, तो पर्यावरण की रक्षा ए भी जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी ए भी जोड़ा गया, तो 1, 2, 3 जोड़ा गया। जबकि आय और ओहदों की असमानता में कम करना, यह फंडामेंटल राइट है, यह नहीं जोड़ा गया, तो इसका ऑप्शन 1, तो 1, 2, 3 होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो भारतीय संविधान के 42वां संविधान को मिनी संविधान भी कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर इसे संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के रूप में जाना जाता है। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 क में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 43 क में उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी एवं 48 क में पर्यावरण संरक्षण, भाग 4 क में 131 क में 139 क में 144 क में 226 क में 228 क में आदि जोड़े गए हैं। तो मूल कर्तव्य नेक्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रगान का सम्मान करना एक मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, यह राज्य की नीति, यह भी मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, यही मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया, जबकि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को ही सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि सभी माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाएं, संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा संविधान के अनुच्छेद 49 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दी गई है, जबकि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया है। तो निम्नलिखित में मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो जो राष्ट्रीय गीत का आदर करना मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य, स्मारक एवं सार्वजनिक महत्व की स्थानों को संरक्षण देना, तो यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, तो यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सम्मिलित किया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। भारत में मौलिक कर्तव्यों कितने हैं? तो भारत में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। भारतीय संविधान में निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन सा मौलिक कर्तव्य का प्रतिज्ञान करता है? तो आर्टिकल 51A, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो ये सही है। वर्ष 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य सूची में सम्मिलित किया गया, जो कि 11वां है, तो ये भी सही, 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया? तो यह वर्ष 2002 में शामिल किया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही है।
मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। तो यह सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो ये 11 मूल कर्तव्य है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों को कुल संख्या है। तो यह जो है 11 है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारत के संविधान में किस भाग में मूल कर्तव्यों की बात कही गई है? तो यह आर्टिकल 4 क में मूल कर्तव्यों की बात कही गई है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्न में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना यह मौलिक कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। ग्राम पंचायतों के गठन की सहायता करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। जबकि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं उसे हिंसा से दूर रखना ये भी जो है मौलिक कर्तव्य है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। यही मूल कर्तव्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों के संबंध में उपबंध किए गए हैं। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे तथा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे तथा भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण करे। घर देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अंगा भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। फिर प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, रक्षा करे, उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो जो आम चुनाव में मतदान देना या कानूनी अधिकार या मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए यही सही है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान मौलिक कर्तव्य है, जबकि आम चुनाव में मतदान का अधिकार एक सांविधिक अधिकार है, न कि मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? तो जो है देश की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य है। आयकर अदा करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, यह कानूनी कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की परिरक्षण करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। तो 1, 3, 4 तो इसका 1, 3, 4 तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो जो है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना ये है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। हम अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारत में एक नागरिक का मूल कर्तव्य है? दूसरा ग्राम पंचायत, वन्य जीव, राष्ट्रीय ध्वज एवं अनुसूचित जाति। तो जो है इसका ऑप्शन बी सही होगा।
तो एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना यह है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना ये भी है। अस्पृश्यता का मिटाने की ओर प्रयास करें, ये नहीं है। यह फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 में है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो अस्पृश्यता को मिटाने का प्रयास यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। उपयुक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह संविधान के 51 का में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। 51 का यह उपबंध करता है कि प्रत्येक नागरिक प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। यह जो है फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 32 में है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है। तो उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए यही सही नहीं है। यह राज्य के मौलिक कर्तव्य में नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो मूल कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रवर्तन के लिए उनके उल्लंघन को रोकने के लिए किसी अधिशासी का कोई उपबंध नहीं है। तो भारतीय संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है, तो कानूनी अनुशक्ति यही प्राप्त नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो मूल कर्तव्यों को कानूनी अनुशक्ति प्राप्त नहीं है, परंतु इन्हें राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक अनुशक्ति प्राप्त है, क्योंकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, वे भी संविधान का भाग हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया? तो यह आर्टिकल 51 का में, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो संविधान के 42वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 का के भाग 4 में जोड़ा गया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक के लिए मूल कर्तव्य बताए गए हैं, जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक द्वारा संविधान का अनुपालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना है। तो इसमें सुमेलित करना है। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, तो इसमें सुमेलित करना। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, यह जो है आर्टिकल 51 ग में है, तो ए का 2 होगा। फिर जो है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, तो प्राणियों के प्रति दया भाव रखना यह आर्टिकल 51 क में है। तथा ज्ञान अर्जन और सुधार, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना यह आर्टिकल 51 क में है। तथा ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करना, तो जो ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करना यह जो है एक में है, अनुच्छेद 51 क में है। तथा जो है राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलगाव करना, तो यह अनुच्छेद 50 में है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 2, 4, 1, 3। तो जो है देखते हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना अनुच्छेद 51 ग में है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना अनुच्छेद 51 क 6 में है। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना अनुच्छेद 51 क ज में है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 में है। तो इसमें जो है नेक्स्ट चैप्टर सरकार की शासन प्रणाली, गवर्नमेंट गवर्नेंस, तो इसको जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, बाय।